गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि सारे डिपार्टमेंट के लिए कॉमन होता है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हों, चाहे आप मैकेनिकल से हों, या फिर आप सिविल से हो, या फिर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि माइनिंग से हो, या फिर आप सीएस से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आप हो, तो आपको ये पेपर कंपलसरी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो आज हम लोग इस चैनल पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर आने वाले टोटल 30 क्लासेस में जो कंप्लीट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वो आपको पढ़ाया जाएगा। पूरे सिलेबस को ख़त्म कराया जाएगा विद कंसेप्ट। हम लोग एक एक चीज़ को देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग जो भी क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर में आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बात करते हैं कि अगर जैसा कि आप वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो आप वीडियो को अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और लाइक करने के साथ चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें आने वाले अब नए वीडियोज़ के, नए सब्जेक्ट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो 105 है। ये 105 जो है ये कॉमन है सारे ब्रांचेस के लिए, हर ब्रांच के लिए सब्जेक्ट कोड 105 है एक्सेप्ट माइनिंग। माइनिंग के लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो M105 है। अगर आप सब्जेक्ट कोड के बारे में बात करोगे, जैसा कि हमने कहा कि सब्जेक्ट कोड इसके लिए बाकी सारे डिपार्टमेंट के लिए 105 है, माइनिंग के लिए सब्जेक्ट कोड जो है वो M105 है। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको JUT के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसके हिसाब से आपको इस कंप्लीट लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है और जो डिप्लोमा के सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं उनको लाइन से कवर कराया जाएगा। अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप SBT के वेबसाइट में जा सकते हो, या फिर ये जो लेक्चर कंटिन्यू किया जा रहा है इस लेक्चर में सारे सिलेबस को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF जो है टेलीग्राम के चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो और उस टेलीग्राम के चैनल पे जो आपको PDF मिलेगा वहाँ पे कंप्लीट लेक्चर का जो भी आने वाला अपडेट है, नया नया PDF है, सब कुछ आपको और लेक्चर के सारे लिंक्स अपडेट मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में कि एक्चुअली में इस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग इसका मीनिंग समझ लें, इसके मीनिंग से स्टार्ट करें तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट का मीनिंग पता हो कि हम लोग इसे पढ़ क्यों रहे हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दो अलग अलग टर्म से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग, सेकेंड इज ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं सारे लोग तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से ही हैं, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे उनका डिपार्टमेंट कोई भी हो। तो अगर बेसिक इंजीनियरिंग के डेफिनेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इन डिजाइन एंड टू बिल्ड मशीन्स, स्ट्रक्चर्स एंड अदर आइटम्स इंक्लूडिंग ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स। तो जो भी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली यहाँ पर जो आपकी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत है, जब इस साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? मशीन्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी तरह के वर्क के लिए, तो इसे हम इंजीनियरिंग बुलाते हैं। जैसे कि सिविल वाले हैं तो सिविल वाले इंजीनियरिंग में साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए करेंगे, बिल्डिंग्स बनाने के लिए करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए करेंगे। मैकेनिकल वाले मशीन्स के डिज़ाइन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो अलग अलग इंजीनियरिंग के स्ट्रीम के जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के डिज़ाइन में अपना जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल करते हैं। और रही बात ये साइंटिफिक प्रिंसिपल हम लोग कहाँ सीखते हैं, तो जब आप पर्टिकुलर स्ट्रीम से जुड़े हो, जैसे कि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आने वाले टाइम पे आप 6 सेमेस्टर तक पढ़ोगे, तो 1st to 6 सेमेस्टर आपको जो भी सिखाया जाएगा ना वो बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही सिखाया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम पे आप उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी हासिल कर सको और बहुत अच्छे से किसी भी तरह के डिज़ाइंस करने के लिए, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप कैपेबल रहो। बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग एक बहुत ही कॉमन टर्म है, हम लोग स्टैंडर्ड 1 या फिर उससे पहले से भी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। अगर हम लोग ड्राइंग को एक डेफिनेशन डिफाइन करने के बारे में सोचें, ड्राइंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सो ड्राइंग इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ
drawing is a visual form of art in which one uses various drawing instrument to mark paper or other टू डायमेंशनल मीडियम। तो जब कभी भी जो भी आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल करते हो, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किस लिए करते हो, जो भी आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, अभी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। तो जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल हो, जब इन सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल करते हो, इसको यूज़ करते हो, किस लिए, किसी भी पेपर पे प्लेन पेपर पे आप मार्क करने के लिए या फिर उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग। तो हमने इंजीनियरिंग और ड्राइंग दोनों के डेफिनेशन को देख लिया। लास्ट स्लाइड में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ड्राइंग स्लैश ग्राफिक्स। एक्चुअली क्या है कि 2017 से पहले आपका जो ये सब्जेक्ट था इसका नाम क्या था, इंजीनियरिंग ड्राइंग था, जो लेटर ऑन न्यू सिलेबस में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर दिया गया। बोथ हैव सेम मीनिंग, आप ग्राफिक्स के बारे में बात करो या फिर ड्राइंग के बारे में बात करो। कहीं पे भी जब ये ग्राफिक्स टर्म ऐड हो जाता है तो कहीं ना कहीं जब आप टेक्निकली से रिप्रेजेंट करते हो, सॉफ्टवेयर्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, तो वहाँ पे इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते हैं। जबकि आप ऑन शीट करते हो ना, ऑन शीट पेपर्स पे आप जब ये सारे ड्राइंग्स को बनाते हो तो वहाँ पे हम इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, और अगर आप इन डेप्थ जाके बात करोगे तो बोथ हैव सेम मीनिंग। आगे चलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, कंप्लीट डेफिनेशन के बारे में। एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग विच इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। A common use is to specify the geometry necessary for the construction of a component and is called a detailed drawing. In general, engineering graphics can be referred as a language to communicate or share information from one person to another person. तो हमने यहाँ definition में देखा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्चुअली में हमारी क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक तरह की टेक्निक है, टेक्निकल ड्राइंग या टेक्निकल मेथड है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कहाँ शेयर करते हैं, दूसरे तक शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किस तरह के इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन डैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स और सेंटेंसेस। किसी भी भाषा का इस्तेमाल करके जिसको हम सीधे सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। जैसे बेसिकली अगर हम लोग ड्राइंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी ज्योमेट्री है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आप ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्री है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, उसको शेयर किया जाता है। इन शॉर्ट, इन जनरल वी कैन से engineering graphics is a language, or it can be referred as a language to communicate or to share information from one person to another person. जब कभी भी आपके पास जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे आप वन पर्सन अपने आप से लेकर के किसी दूसरे तक, सेकंड तक आप शेयर कर रहे हो, तो इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बुलाते हैं। एज अ कॉमन लैंग्वेज, एज अ मीडियम आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर है। कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का एग्जांपल ले रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहने का मतलब ये है कि इस तरह की ड्राइंग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपको ड्राइंग में डिफरेंट कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये कंपोनेंट्स है, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स है। अब ये कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में तो मुझे भी आइडिया नहीं है। तो अब इस कंपोनेंट के बारे में किसे आइडिया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, आपको भी आइडिया नहीं है, तो ये आइडिया किसको होगा। बेसिकली जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हमने वहाँ कहा था कि हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल जब हम लोग सीखते हैं तो वहाँ पे ये सारे, जब आप पूरे 1st to 6th सेमेस्टर तक पढ़ाई करोगे तो ये डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट के, उस रिप्रेजेंटेशन को आप वहाँ सीखोगे। और वो सारे रिप्रेजेंटेशन को जब आप ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करोगे, जब उसको आप ड्राइंग में डालोगे, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये जो मेथड है ना रिप्रेजेंटेशन का, ये आपको कहाँ सीखना है, तो ये आपको इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट में सीखना है। आप जो साइंटिफिक प्रिंसिपल सीखोगे उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दैट विल बी टॉट यू हेयर। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं मशीन ड्राइंग के बारे में। ये एक छोटी सी मशीन ड्राइंग आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास कोई एक मशीन कंपोनेंट को दिखाया गया। लिटरली मुझे भी आइडिया नहीं है कि मशीन कौन सी मशीन है, किस तरह का जो हमारे पास यहाँ पे इक्विपमेंट जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है। बट हम लोग ये जान सकते हैं कि ये डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये कैसे हैं।
बाकी ये कंपोनेंट कौन सा है ये आप कहाँ सीखोगे, जब आप टेक्निकली स्टडी करोगे फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ, सेकेंड टू सिक्स सेमेस्टर, वहाँ पे आप इन सब के बारे में जानोगे। फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग सीख रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट ABCD ऑफ ड्राइंग। हम लोग यहाँ पे बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किसी को ड्रॉ कैसे करना है, हम लोग ये सीखने वाले हैं। ड्राइंग के डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस क्या है, ये हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। लेकिन आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, ये बेसिकली आपके स्ट्रीम पर डिपेंड करती है। जैसे कि मान के चलो आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाओगे, आप मैकेनिकल वाले हो तो मशीन ड्राइंग बनाओगे, और अगर आप सिविल वाले हो तो आप सिविल वाली ड्राइंग बनाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग प्लान दिख रहा है और इस तरह की एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग दिख रही है, 3D डिज़ाइनिंग होती है, अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग होती है। तो ये जो डिज़ाइनिंग है ये सिविल वाले करते हैं, जो पहले आपने देखा इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोग अपने अपने हिसाब से इस सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। आगे चलें, हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें। मैंने कहा आप सिलेबस SBT के वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, या फिर यहाँ पे जो लिंक मेंशन है ना, यहाँ पे जो आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक का भी इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर सकते हो, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो लिंक है इसको आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, PDF डाउनलोड करने के बाद तो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो टोटल वहाँ पे जो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको दिखेंगे वो 11 होंगे। 11 चैप्टर्स हमें पढ़ना है, 11 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। लेकिन क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे 11 चैप्टर को कंसिडर नहीं किया है, हमने मिनिमाइज कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर हमें पढ़ना है। अब 11 चैप्टर को हमने 6 चैप्टर में कैसे कन्वर्ट किया। एक्चुअली आपका जो सिलेबस है वो बहुत वेल डिजाइंड है। आप अगर पूरे सिलेबस को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो तो आपको पूरे सब्जेक्ट की पूरी आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप स्टार्टिंग के ये जो 2 चैप्टर देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट अबाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग, कि यहाँ पे जो आप सीखोगे ना वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपकी पेन, पेंसिल, आपकी कंपास, आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टर्स, रोल एंड ड्रॉ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम लोग ये स्टार्टिंग वाले चैप्टर में देख लेंगे। इसके बाद का जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोनिंग सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 चैप्टर जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये 2 चैप्टर मिला के जब आप अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन मिनिमम आपको यहाँ से पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन आपको हर ईयर में, हर साल में आपको एक सवाल यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और आप ये बोल सकते हो कि ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ना, यही आपके सिलेबस का 80% पार्ट को कवर करता है। जो 80% सिलेबस आपका है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एंड देन बेसिक ऑफ ऑटोकैड। तो हमने सिलेबस को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, और आपकी जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स को ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी टोटल चैप्टर नंबर 3 टू लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक, ये टोटल कहाँ पे है, टोटल आपके फर्स्ट वहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कौन कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है, हमें इंट्रोडक्शन देखना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। इसके बाद हमें बेसिक प्रिंसिपल देखना है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट देखना है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। आइडिया ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन प्रिंसिपल प्लेन इन डिफरेंट केसेस लाइक पैरेलल टू बोथ HP एंड BP, इंक्लाइन टू वन एंड पैरेलल टू अदर, इंक्लाइन टू बोथ, ये सारे प्रोजेक्शंस को हम लोग देखने वाले हैं। इसे हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बुलाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट सिंपल शेप लाइक सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, डिफरेंट एरिया के जो प्रोजेक्शंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। दिस इज योर सेकेंड चैप्टर नंबर 4। दिस इज योर थर्ड चैप्टर नंबर 5। सिलेबस डाउनलोड करोगे तो इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर मिलने वाला है। प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल सॉलिड लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, क्यूब, ये सब को हम लोग देखने वाले हैं। एंड इट विल बी योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6. Coming to the next section of simple solid with true shape of section solid.
डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेस एग्जांपल लाइक प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, ये सारा कुछ जो है चैप्टर नंबर 7 में कवर होगा। और लेटर ऑन आप जो यहाँ देख रहे हो ये चैप्टर नंबर 8 है। तो टोटल इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स में आपको पूरे सिलेबस को हमने यहाँ पर कंप्लीट जो चैप्टर्स हैं उसको हमने एक में कमेंट कर दिया और उसका नाम हमने रखा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर आपको सब कुछ शुरू से आखिरी तक दिखने वाला है। सबसे पहले बात कर लें, बार बार यहाँ पे एक टर्म रिपीट हो रहा है, आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, बार बार एक ही टर्म रिपीट हो रहा था, क्या? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन टर्म का मतलब क्या है, हम लोग इसे समझ लेते हैं। बेसिकली जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टेक्निकल ड्राइंग में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, by which an image of a three-dimensional object is proposed onto a planar surface without the aid of numerical calculation। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है, आप ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हो कि जो आपकी ग्राफिकल प्रोजेक्शन है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। वो क्या है? वो रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन किसका रिप्रेजेंटेशन है? किसी भी 3D, 2D या 1D या फिर डायमेंशनलेस अगर एंटिटी है, उसको अगर हम लोग अपने पेपर में, प्लेन पीस ऑफ पेपर में अगर हम उसे ड्रॉ करते हैं ना, प्लेन पीसेस ऑफ पेपर में ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम हमारा प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो अभी आपने सीख लिया कि किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट है उसे आप अगर पेपर पे ड्रॉ करते हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम प्रोजेक्शन बुलाते हैं। और प्रोजेक्शन जो वर्ड है वो बेसिकली प्रोजेक्टर से मिलके बना है। आप लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्टर, एक अच्छा सा प्रोजेक्टर देख रहे हो। ये प्रोजेक्टर बेसिकली क्या करता है? ये प्रोजेक्टर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रोजेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी रिकॉर्डेड सिनेरियो को जो कहीं पे रिकॉर्ड किया गया है उसे रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन। तो हमने प्रोजेक्शन का मतलब समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक अच्छा सा घर है ना? और इस अच्छे से घर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे। तो ये जो प्लान आपको दिख रहा है ये बिल्कुल इस घर का है नहीं एक्चुअली में, लेकिन ये एक्चुअली में आपको समझाने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर और एक प्लान ले लिया। तो जो आपके घर, आपके अराउंड जो भी घर, जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिख रहा है वो क्या है? वो फिजिकल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। और उसी को जब आप प्लेनर पीस ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम प्रोजेक्शन बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्चुअली में ये भी एक प्रोजेक्शन ही है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल घर को तो ला के नहीं रख सकता, तो इसीलिए आपको एक 3D पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है। और ये 3D पिक्चर को भी हम लोग प्रोजेक्शन ही बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे तो देखिए बेसिकली प्रोजेक्शन कितने अलग अलग तरह का होता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक ऑब्जेक्ट जो कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? दिस ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सा है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो आपने देखा कि एक क्यूब को हम 4 डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये 4 डिफरेंट तरीका क्या है? सबसे पहला आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इस तरीके से अगर आप इस क्यूब को बना देते हो तो ये क्या है? इसका ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशन है। ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो है ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो ये उसका पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। और अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो इसे हम आइसोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। बट फिलहाल आपको ये सारा कुछ इतना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा। फिलहाल चूंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सो वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ये जो 3 अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन हैं, ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक एंड पर्सपेक्टिव, इन ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनली ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। Whereas in this orthographic projection we represent the same object in a 2-dimensional manner. So what we have to do, we have to learn to represent any 3-dimensional object in a 2-dimensional piece of paper orthographically. तो हम लोग अभी फिलहाल इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। It doesn't mean that we will forget all this oblique, perspective and isometric projection. We will study this oblique,
this perspective and orthographic as well, but from now we are going to start with orthographic projection. Okay, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में हमें क्या समझना है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समटाइम्स रिफर्ड टू एज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. इसे कभी कभी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है. एंड समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज एनालिमा. ओके, तो कहीं एनालिमा लिखा हो, कहीं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल आर सेम थिंग्स. इट मीन्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 डायमेंशनल पीस ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट किया जाता है. स्क्रीन पे बहुत कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ फ्रेश करके स्टार्ट करते हैं. सपोज यू हैव वन क्यूब एंड द क्यूब इज like this, and you want to represent this cube in orthographically. So from now you can see, अगर हम लोग यहाँ टॉप से देखें, तो अगर आप इस क्यूब को टॉप से एनालाइज करोगे तो आपको क्या दिखेगा? You can easily understand that we will have a square. अगर हम लोग इस क्यूब को इस तरफ से देखें देन हमें क्या दिखेगा? वापस से हमें एक स्क्वायर दिखेगा. और जब हम लोग इस क्यूब को इस तरफ से देखें, जिसे हम टॉप से देखते हैं तो हम लोग टॉप व्यू बुलाते हैं, साइड से देखते हैं तो हम लोग साइड व्यू बुलाते हैं, और फ्रंट से देखते हैं तो हम लोग फ्रंट व्यू बुलाते हैं. तो वापस से यू विल गेट वन स्क्वायर. बट वन मोर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमने स्क्वायर को प्लेस कर दिया, लेकिन स्क्वायर को कैसे प्लेस किया इसके बारे में अभी मुझे या आपको कोई आइडिया नहीं है. चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं. और हमने देखा था कि एक क्यूब जो था, एक क्यूब को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, 3 अलग अलग स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था. बट स्क्वायर की कोई एक फिक्स पोजीशन है, फिक्स अलाइनमेंट है, उसी के हिसाब से हमने रिप्रेजेंट किया था. फॉर एन एग्जांपल, अगर मान के चलो कि आपका कुछ एक नाम है, कुछ एक वर्ड है, मान के चलो कि अगर आपके वर्ड है, जैसे मान के चलो मैं मान रहा हूँ कि रीड है ना, READ, रीड. तो रीड आप जब लिखते हो तो इसका एक कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, आप समझते हो रीड का मतलब पढ़ना होता है. इसे ही हम थोड़ा सा पलट दें और DEAR कर दें, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे यही समझने वाले हैं कि अगर एक क्यूब को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये जो 3 स्क्वायर आपने बनाया, इसका एक प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ इसे रखना है. कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, इसे ही हम लोग आने वाले टाइम पे सीखेंगे. आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं. यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, जहाँ पे आपके पास एक घर है ना, और इस घर को जब आप टॉप से देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, टॉप से देखने पर कुछ इस तरीके का आपको नजर आने वाला है. एंड दिस इज नोन एज टॉप व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. जब आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ से देखोगे देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, एंड इट विल बी नोन एज फ्रंट व्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. व्हेन यू विल सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस साइड देन यू विल गेट एन इमेज like this, and this will be known as side view of the same object. So हमने देखा कि हमारे एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यूज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और इन्हीं अलग अलग व्यूज को हम लोगों को यहाँ पे एनालाइज करना है. इसे कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग इसे यहाँ पे आने वाले टाइम पे सीखेंगे. सो हम लोग अब बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के अलग अलग टाइप के बारे में, कि बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब रिप्रेजेंटेशन. किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन? ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन. कहाँ करना है? किसी भी 2D पीस ऑफ पेपर में, 2D पीस ऑफ पेपर में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम प्रोजेक्शन बुलाते हैं. ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंटेशन ये 2 अलग अलग चीज़ हो गया. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं. ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम लोग प्रोजेक्शन करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. और ये जो प्रोजेक्शन है, कहने का मतलब रिप्रेजेंटेशन है, ये कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो कैसा है. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक स्फेयर है, एक कोई इस तरह का स्फेयर है आपके पास, कोई गोला है ना, कोई एक अच्छा सा गोला है, तो उस गोले का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो अलग होगा, एक कोई स्क्वायर के फॉर्म में होगा. अगर आपके पास क्यूब है तो इसका रिप्रेजेंटेशन किसी एक स्क्वायर के फॉर्म में होगा. समहाउ वी कैन अंडरस्टैंड द projection of any object somehow depends on the shape of object, कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है. नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन डिपेंड करता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है. इट मीन्स दैट वेयर योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. तो इसके बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करने से ऑब्जेक्ट का जो ये है वो कैसे चेंज होता है. फिलहाल वी
वी आर गोइंग टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कितने अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट कैन हैव ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। कितने टाइप्स हो सकता है ऑब्जेक्ट का? 4 अलग अलग टाइप हो सकता है। कौन कौन सा टाइप है? फर्स्ट इज पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके यहाँ पे एक पॉइंट बना है एंड वी नो वन थिंग दैट पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पॉइंट की कोई भी डायमेंशन होती है क्या? कोई डायमेंशन नहीं होती है। जबकि अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, इट इज़ लाइन विच इज़ बेसिकली ऑफ 1 डायमेंशन। नेक्स्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट इज बेसिकली 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। किसी भी आप रेक्टेंगल के बारे में बात कर लो, किसी भी ट्रायंगल के बारे में बात कर लो, सर्कल के बारे में बात कर लो, किसी भी आप डिफरेंट शेप्स के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में बात कर लो, तो ये सब क्या है? ये सब आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट। आपके सराउंडिंग्स में जो भी दिख रहा है, जो भी सॉलिड्स है, वो सारा क्या है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने डेफिनेशन के हिसाब से क्लासीफाई कर लिया, उसके डायमेंशंस के हिसाब से क्लासीफाई कर लिया। एंड वन मोर थिंग, आपने शायद सिलेबस में फोकस किया होगा कि सिलेबस किस तरीके से है। सिलेबस हमने कहा बहुत डिज़ाइन तरीके से है। जैसे कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें पढ़ना था। आप सिलेबस में ये चीज़ नोटिस करना, ऑर्थोग्राफिक पढ़ना था। और इसमें सबसे पहले हमें बोला गया कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करना है हमें। उसके बाद हमें बताया गया कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ना है हमें। नेक्स्ट हमें बताया गया कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ना है हमें, है ना। और नेक्स्ट हमें बताया गया कि हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ना है। तो आप देख रहे हो कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं। सबसे पहले डायमेंशन लेस, उसके बाद 1 डायमेंशनल, उसके बाद 2 डायमेंशनल और उसके बाद 3 डायमेंशनल। इस तरीके से हम लोग मूव कर रहे हैं, है ना। तो 1 बाय 1 हम लोग ये सबको स्टडी करेंगे। इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट का जो क्लासिफिकेशन किया वो उसके डायमेंशन के हिसाब से किया। आगे बढ़े, हम लोग बात करें सबसे पहले पॉइंट के बारे में। एज वी नो दैट पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो इट विल नॉट हैव एनी क्लासिफिकेशन। तो लाइन के बारे में जब आप बात करोगे तो लाइन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लाइन यू विल लर्न व्हेन यू विल go to chapter number 2. But from here we are not going to deal in details about the different types of line, but हम लोग यहाँ पे सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। लाइन या तो स्ट्रेट हो सकती है या तो कर्व हो सकती है, तो हम लोग जानते हैं पहले से। अगर हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस में इस्तेमाल होने वाले लाइंस के बारे में बात करें तो लाइंस के डिफरेंट क्लासिफिकेशन से आप देख सकते हो कि ए से स्टार्ट है और के पे ख़त्म है। ए से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, या ए में ए के सीरियल नंबर में कौन सा लाइन आ जाता है? कंटिन्यूस थिक लाइन आ जाता है। फिर कंटिन्यूस थिन लाइन आ जाता है, कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन आ जाता है, कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट जिगजैग लाइन, डैश्ड थिक, डैश्ड थिन, चेन थिक और चेन थिक, और इसी के बाद चेन डबल डैश लाइन आ जाता है। ये जो अलग अलग लाइंस देख रहे हो, इस अलग अलग लाइंस का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे किया जाता है। जैसे कंटिन्यूस थिन के बारे में बात करें तो जो एक्सटीरियर आउटर विजिबल लाइंस है उसको ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूस थिन का इस्तेमाल अलग जगह पे किया जाता है। ये डिफरेंट लाइन डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन डिटेल्स, इन डेप्थ यू आर गोइंग टू स्टडी दीज थिंग्स इन 2nd चैप्टर। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आर थर्ड ऑब्जेक्ट, दैट इज एरिया। एरिया कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। सब लोग जानते हैं ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, आपके पास एलिप्स है, आपके पास स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, सर्कल है, सेक्टर है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया हैं। तो एरिया को क्लासिफाई किया जाएगा उसके शेप के अकॉर्डिंग कि एरिया का शेप कैसा है। नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सी, इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट we will basically classify this 3-dimensional object into 3 different types. There are only 3 different types of 3-dimensional object. First is regular solid. कोई भी solid जो आपके आसपास दिख रहा है वो सारा क्या है? 3-dimensional object है, regular solid. Next is irregular solid and third is composite solid. ये तीन ही क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास सॉलिड को हम 3 ही पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। रेगुलर सॉलिड, इरेगुलर सॉलिड और कंपोजिट सॉलिड में सबसे पहले हम उसके बारे में बात करें जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप एक पत्थर का टुकड़ा उठा लेते हो, इस पत्थर के टुकड़े का कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है ना। सो दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड इज नोन एज इरेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड की कैटेगरी में हम लोग वो सारे सॉलिड को रखते हैं जिसके बारे में, जिसका नाम आप जानते हो, जिसको आप नेमिंग में
नेमिंग जिसके लिए आप करते हो, जैसे कि ये क्या है, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, आपके पास किसी तरह की सिलेंडर है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे आपके रेगुलर सॉलिड में आ जाएंगे। कमिंग टू द थर्ड वन, डेट इज कॉम्पोजिट सॉलिड। जब भी आप किसी एक रेगुलर सॉलिड को, किसी एक रेगुलर सॉलिड, जैसे कि आपको यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर को जब हम लोग किसी एक कोन के साथ कॉम्प्राइज कर देते हैं, मिला देते हैं, और इसके बाद जो नया शेप बनता है, इसे हम लोग कॉम्पोजिट सॉलिड बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड को हमने देखा और ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन को समझा। आने वाले क्लास में हम लोग किसको समझेंगे, आने वाले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो आप क्लासीफाई कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर द ऑब्जेक्ट इज। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कर दीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए और 2-3 बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में अगर आप अच्छे से इसे शेयर वगैरह करते हो तो वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे और हम लोग जो है कंप्लीट सिलेबस को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, नॉट ओनली 1 और 2 चैप्टर, पूरा सिलेबस जो है, पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।